हाँ जी। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप। हमारा अगला टॉपिक था साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम और आर्टिकल में साइन कौन कौन करेगा, जी हमारा टॉपिक था, राइट। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आगे भी टॉपिक्स है। 2 क्लास में हम अब इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक खत्म कर लेंगे अपना। एक बार मैं आपको दिखा दूं, नहीं इस वाले में नहीं है, पीडीएफ में मैं आपको दिखाता कि हमारे पास, देखिए इनकॉर्पोरेशन टॉपिक बड़ा है। आपको जो मैंने सबसे पहले लिस्ट दी थी वहां पर आपने देखा होगा टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा चैप्टर्स है। आपको लग रहा है कि कंपनी जेट के अंदर बहुत ही ज्यादा चैप्टर्स है। अगर मेरे को पीडीएफ पड़ी हो तो मैं आपको दिखाऊं। अभी आपको लग रहा है कि हम चौथे ही चैप्टर में हैं, बट अब ये देखना कि ये सारे चैप्टर इतनी जल्दी खत्म होंगे और 11 चैप्टर में लगेगा टाइम, बाकी 9 तक आप देखना कितनी जल्दी पहुंचते हैं हम। जितनी क्लास इनकॉर्पोरेशन लगी, दो दो क्लास, एक एक क्लास का चैप्टर है ये सब। तो आपको भी लगेगा कि यार इनकॉर्पोरेशन में यहाँ भी हम तो चौथे चैप्टर में, यहाँ भी तो पता नहीं कितना सारा कंपनी एक्ट बाकी है। तो आपको ये लगेगा, अभी लग रहा है ऐसा क्योंकि अब 4 चैप्टर है। क्योंकि देखिए सर, ऊपर के जितने भी चैप्टर थे वो बड़े थे, आपने देखा फॉर्मेशन एक ही क्लास में खत्म हो गया। ऐसे ही देखना, पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये सब एक क्लास, 2 क्लास, एक क्लास 2 क्लास में खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यहाँ पर आता है शेयर कैपिटल का। इसमें लगेगी कम से कम 6 से 7 क्लास। ये शेयर कैपिटल इतना बड़ा चैप्टर है। अभी मैं इनकॉर्पोरेशन में हूं, मैं 2 क्लास में इनकॉर्पोरेशन खत्म कर दूंगा। अभी ये आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास में इनकॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी 2 क्लास, पब्लिक ऑफर 1 क्लास, 2 क्लास 1 क्लास, ऐसे में खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 10 क्लास में हम 10 चैप्टर में होंगे, 10वां चैप्टर में होंगे। मतलब 17 18 जो क्लास चलेगी उसमें हम 10th चैप्टर में हम पहुंच चुके होंगे, 10 चैप्टर में पहुंच चुके होंगे। आपको लगेगा 10 जल्दी जल्दी पहुंच गए। टोटल हमारे पास है 23 चैप्टर। अभी आपको ये चैप्टर लग रहा है सर ये एक एक क्लास के टॉपिक है, ये एक ही क्लास में तीनों खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। तो कुछ चैप्टर बड़े हैं और कुछ चैप्टर बहुत ही छोटे हैं, तो वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इनकॉर्पोरेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए एक बार ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कहता है कि देखिए जब भी आप मेमोरेंडम बनाएंगे या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाएंगे, उसमें उस डॉक्यूमेंट में, मेमोरेंडम वाले डॉक्यूमेंट में या आर्टिकल वाले डॉक्यूमेंट में साइन कौन करेगा। रूल 13 प्रोवाइड्स फॉर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। रूल 13 क्या बता रहा है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में साइन कौन करेगा। द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी साइन इन द फ्लोइंग मैनर। नीचे दिए गए मैनर में आपको साइन करने होंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल में, नीचे दिए गए मैनर में जैसे बताया गया है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता, बस पढ़ाया इसलिए जा रहा है। देखिए कंपनी जेड के इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे टॉपिक है जो आपके पेपर में आएंगे ही नहीं। लिमिटेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है वो पूछता है। पढ़ाते हैं, हम ही पढ़ना होता है, आपको ही पढ़ना होता है, नाम का बड़ा कर रखा है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी शैल बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, मेमोरेंडम में जितने सब्सक्राइबर लिखे होंगे, उन हर सब्सक्राइबर के साइन मेमोरेंडम और आर्टिकल में होने चाहिए। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी के जितने भी कंपनी के जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल है उसको साइन कौन करेगा, सारे सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर है ना। सुनो, कंपनी खोलते टाइम जितने भी शेयर होल्डर थे, कंपनी खोलते टाइम जितने भी शेयर होल्डर थे वो सारे शेयर होल्डर साइन करेंगे कंपनी खोलते टाइम। आपको ये पता है अभी रिलायंस, टाटा, इन सबके शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, वो सब थोड़ा साइन करेंगे सर। जिस टाइम कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी, इंकॉर्पोरेशन चैप्टर पढ़ रहे ना, जिस टाइम कंपनी इंकॉर्पोरेशन हो रही है उस टाइम कितने शेयर होल्डर है वो साइन करेंगे सारे के सारे। ठीक है, द नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन इफ एनी आर टू बी एडेड। तो जितने भी सब्सक्राइबर है वो तो अपने साइन करेंगे, साथ में नेम लिखेंगे, अपने एड्रेस, अपने डिस्क्रिप्शन, अपना ऑक्यूपेशन, क्या क्या करते हैं वो सब भी डिटेल यहाँ पर ऐड करेंगे मेमोरेंडम में साथ में। एक विटनेस भी होगा, one witness shall attested the signature of subscriber. The witness also is to be signed and furnish is full detail. तो सब्सक्राइबर तो जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर तो साइन करेंगे, साथ में एक विटनेस होगा जो उनके सामने साइन करेगा और विटनेस के सामने वो सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे और विटनेस भी साइन करेगा। विटनेस की सारी डिटेल भी वहां पर ऐड ऑन करी जाएगी मेमोरेंडम और डॉक्यूमेंट में।
तो मेमोरेंडम और एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में साइन करने वाला कौन होगा? हर एक सब्सक्राइबर अपनी डिटेल के साथ साइन करेगा, प्लस एक विटनेस जो अपनी डिटेल के साथ साइन करेगा, उसमें डिटेल भरेगा और साइन भी करेगा। ठीक है सर। अब विटनेस क्या करेगा? द विटनेस शेल स्टेटेड दैट आई विटनेस टू सब्सक्राइबर हु has subscribed and signed in my presence day place year. Further, I have verified his and their identified detail for their identification and satisfy myself his right the identification particular in the field. ये पूरी लाइन में लिखा है विटनेस के बारे में। मैं विटनेस आई विटनेस जो कि सब्सक्राइबर का विटनेस हूं, जिसने सब्सक्राइबर ने अपने साइन करे मेरी प्रेजेंस में, जो भी सब्सक्राइबर यहाँ साइन कर रहा है वो मेरी प्रेजेंस में कर रहा है। मैं विटनेस जो कि सब्सक्राइबर का विटनेस हूँ, सब्सक्राइबर जो साइन कर रहा है वो मेरी प्रेजेंस में कर रहा है, मेरे होते हुए कर रहा है। ये दिन पे साइन कर रहे थे, ये डेट और टाइम था, इस प्लेस पे था, और मैंने उसके वेरीफाई करे, उसके साइन प्लस उसकी डिटेल भी वेरीफाई करी है। मैं फर्दर आई हैव वेरीफाई, मैं विटनेस हूँ और मैं ये वेरीफाई भी कर रहा हूँ। देखो विटनेस कह रहा है, ये विटनेस की लाइन है जो कह रहा है। ये विटनेस जहां लिखे, ये लाइन के नीचे ये लाइन पूरी लिखी होगी, कुछ नहीं होता, मैं सिंपल बताऊं आपको। एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पन्ने में निकाल देते हैं और पन्ने के नीचे लास्ट में साइन कर देते हैं, बस खत्म। इतना काम होता है, वो सब लिखा होता है पन्ने में, ये लिखा होता है मैं विटनेस सब्सक्राइबर का, जिसने जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पर साइन कर रहे हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन में, वो मेरी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ये प्लेस और ये टाइम था, ये डेट थी, और मैंने इनकी वेरिफिकेशन भी करी और मैं इसके लिए साइन मैं हाँ भी भर रहा हूँ, इसलिए मैं एंड में साइन कर दूंगा, ये लिखा हुआ बस। I have verified his or their identity detail for their identification and certificate. आइडेंटिफिकेशन, अब आधार कार्ड से देखा होगा हाँ यही बंदा है, इसने साइन करे, इसने डिटेल चेक कर ली, और सेटिस्फाई माई सब, मैं खुद सेटिस्फाई हो गया कि सारे मैंने साइन करे, सारे इन्होंने साइन करे मेरे सामने, इनकी डिटेल मैंने वेरीफाई करी, मैं सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने साइन कर रहा हूँ एज अ विटनेस। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। और ये चीजें आपको बता रहे इसलिए क्योंकि ये चीजें मैं लिखता नहीं, काट देता, बट आपको समझाया इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है, फॉर्मेट भी होगा, उसी के नीचे साइन करना होगा, खत्म हो जाती कहानी। ये लिखना नहीं होता, ये लिखा होता है। When a subscriber to the memorandum is illiterate, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो साइन नहीं कर सकता। He shall affix his thumb impression or mark which shall be described as such by the person. सिंपल सी कहानी है, अगर आप साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा लगा लीजिए, सिंपल है। Writing for him who shall place name of the subscriber against or below the mark authentication by his own signature, and he shall also write against the name of the subscriber the number share taken by him. देखिए जिस सब्सक्राइबर, जैसे मान लो मैं एज अ सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम लिखा होगा दीपक, तो दीपक के नीचे मैं थंब लगाऊंगा अगर मैं इलिटरेट हूँ, और साथ में मैंने कितने शेयर सब्सक्राइब करे उसका वो भी लिख दूंगा, ये लिखा हुआ है इस पॉइंट पे पूरे पे। द नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, उसने कितने शेयर के लिखे वो भी आप नीचे लिखो, उसके नीचे भी आप थंब लगा लो, या इतने शेयर मैंने लिखे है उस पर लिखकर उसको थंब लगा लो। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, और पेपर में नहीं आएगा, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। Such person shall also read and explain the content of a memorandum and article of association to the subscriber and make an endorsement to the effect on the memorandum and article of the association. जो पर्सन है ना विटनेस, वो सबके सामने मेमोरेंडम और आर्टिकल के कंटेंट को पढ़ेगा और ये कहेगा, ये पढ़कर उनको सुनाएगा, और सभी सब्सक्राइबर उस पर एग्री रहेंगे। और एंडोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि हाँ एक तरीके का मेमोरेंडम और आर्टिकल जो हो गया वो ट्रांसफर हो गया सही सबके लिए, एक तरीके उनको एक कॉपी पकड़ा दो, या फिर एक एंडोर्समेंट का इधर मतलब हो गया बस आपके साइन हो चुके हैं, सब कुछ ओके हो चुका है, और हम इसको आप आरओसी को जमा करा दें, ये सिस्टम हो। वेयर द सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्प। सिंपल सी बात करिए, सब्सक्राइबर पहली लाइन में क्या है, अब इसको याद भी कर सकते हो। अब ये चीज ना इतना बड़ा है, अपनी लैंग्वेज में बना कर आ जाओ, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो अपनी लैंग्वेज। हमें पहली लाइन में सिखाया गया कि सब्सक्राइबर जो है वो साइन करेगा, जितने भी सब्सक्राइबर है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो सारे साइन करेंगे अपनी डिटेल के साथ, साथ में एक विटनेस होगा जो अपनी डिटेल के साथ वो भी साइन करेगा। दूसरे पॉइंट में विटनेस के बारे में बताया कि विटनेस क्या लिखता है और उस पर साइन करता है, कि मैं विटनेस, मेरे सामने ही सब्सक्राइबर ने साइन करे हैं और मैंने सभी सब्सक्राइबर की वेरीफाई करी है डिटेल उनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ, और मैं सेटिस्फाई हूं इसलिए मैं साइन कर रहा हूँ। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है, वो साइन नहीं कर पाएगा तो वह अंगूठा लगाएगा। सिंपल सा पॉइंट, इतना लिख करना। चौथा पॉइंट क्या है, अगर कोई सब्सक्राइबर पर्सन नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, फर्म है, तो ऐसे केस के अंदर जो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी इंडिविजुअल नहीं है, मतलब पर्सन नहीं है, पर्सन के अलावा थिंग, फर्म है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस के अंदर जो उस कंपनी का, उस फर्म का, उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो डायरेक्टर होगा,
डायरेक्टर होगा या ऑफिसर होगा या एम्प्लॉय होगा उस बॉडी कॉर्पोरेट का, तीनों में से कोई भी आकर वहां पर साइन कर सकता है कि मैं कंपनी की तरफ से साइन कर रहा हूं, कंपनी की तरफ से साइन कर रहा हूं। ऑथराइजेशन इन बिहाफ ऑफ रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, कंपनी, फर्म, पार्टनरशिप, मतलब इसमें आ जाती है ना बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि कंपनी आ गई, ठीक है, आपके पास LLP आ गया, तो ये सब आ जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। तो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन आ गई, है ना, NGO आ गई, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कवर हो जाते हैं, मतलब वो संस्था एक तरीके की, है ना। अब मेरी बात सुनिए, बॉडी कॉर्पोरेट, मान लो कंपनी एक कंपनी, मान लो आपकी कंपनी है, एक कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसका सब्सक्राइबर एक कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट में जितने भी डायरेक्टर है वो ऑथराइज करेंगे किसी एक पर्सन को कि वो इस कंपनी के बिहाफ पर वहां पर साइन करे, ये लिखा हुआ है। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है किसी कंपनी की, तो वो साइन तो कर ही नहीं पाएगा, तो उसके बिहाफ पर उस बॉडी कॉर्पोरेट के जितने भी डायरेक्टर है वो एक पर्सन को ऑथराइज करेंगे। वो पर्सन डायरेक्टर खुद हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है या एम्प्लॉय हो सकता है, वो उसके बिहाफ पर जाकर, कंपनी के बिहाफ पर जाकर, बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर जाकर साइन कर देगा। लास्ट में, where the subscriber is an LLP, it shall be signed by the partner of the LLP duly। अब बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर LLP अलग से बता दिया, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो ऊपर है वो LLP नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट में आ गया आपके पास, अच्छा ये पॉइंट छोड़ दिया क्या? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट ये रहा, नहीं छोड़ा, वही बॉडी कॉर्पोरेट वाला बता दिया मैंने, ठीक है। तो LLP के बारे में अलग से बता दिया, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फिर LLP नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन आ जाती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, है ना, सब्सिडरी कंपनी, ये सारी कंपनी LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। बट LLP का पॉइंट अलग से दे दिया उन्होंने, इसलिए LLP अलग से आ गया है। तो इस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सभी कंपनीज है LLP को छोड़कर, LLP का पॉइंट अलग से दे दिया ना उसने। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक कंपनी की सब्सक्राइबर है, हो सकता है यार एक कंपनी ही दूसरी कंपनी को खोल सकती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर साइन तो करेगी नहीं, तो क्या है, उसका एक ऑथराइजेशन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस बॉडी कॉर्पोरेट का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो ऑथराइज करेंगे किसी ऐसे पर्सन को जो उनके बिहाफ पर उस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर साइन करेगा। अगला, अगर कोई कंपनी LLP है, अगर LLP कंपनी कह रहा हूं, सॉरी, अगर कोई LLP जो है वो सब्सक्राइबर है किसी कंपनी की, तो LLP में जो पार्टनर है वो उसके बिहाफ पर, LLP के बिहाफ पर साइन करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, जितने भी पार्टनर है वो सेम चीज, जितने भी पार्टनर है वो क्या करेंगे, एक रेजुलेशन पास करेंगे और किसी एक पर्सन को ऑथराइजेशन देंगे कि वो LLP के बिहाफ पर वहां पर साइन करके आएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल में। बड़े सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा बड़ा लग रहा है पर आपको मैं 5 मिनट में इनको याद भी करा देता हूँ। इधर देखिए, मेरे को देखिए, और कॉन्सेंट्रेशन ध्यान सारा यहीं रखेंगे, ध्यान सारा यहीं पर रखें। सबसे पहले हमने कहा कि भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल में साइन कौन करेगा, हमने कहा जितने भी सब्सक्राइबर है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो सारे सब्सक्राइबर अपने साइन करेंगे डिटेल के साथ, साथ में एक विटनेस भी साइन करेगा अपनी डिटेल के साथ। विटनेस, दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि विटनेस क्या बोलेगा, मैं विटनेस मेरी प्रेजेंस में सभी सब्सक्राइबर ने साइन करे हैं और मैंने उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी डिटेल, उनके साइन सब चेक करे उनकी आइडेंटिफिकेशन से, और मैं सेटिस्फाई हूं इसलिए मैं यहाँ पर साइन कर रहा हूँ उनकी चीज। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि देखिए क्या होता है, तीसरे पॉइंट में क्या होगा, क्या कहते हैं, तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि अगर हमारी कोई कंपनी, क्या था यार, मेरे दिमाग से निकल गया तीसरा पॉइंट, चौथा याद आ रहा है मुझे, हाँ इलिटरेट वाला पॉइंट था, कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इलिटरेट वाला, कि अगर कोई पर्सन सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो कोई बात नहीं, अंगूठा लगा लेगा। चौथा पॉइंट था जितने भी सब्सक्राइब विटनेस है वो सभी के सामने उस मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़कर और सभी से एग्री होगा, सभी उसके एग्री होंगे और वहां पर ठीक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से एक विटनेस होगा जो मेमोरेंडम और आर्टिकल को दोबारा पढ़ेगा और सभी जने उनको एग्री हो जाएगी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है तो बॉडी कॉर्पोरेट का जो डायरेक्टर है वो ऑथराइज करेंगे एक पर्सन को जो उसके व्यापार साइन करेंगे। अगर कोई LLP सब्सक्राइबर है, LLP एक कंपनी की सब्सक्राइबर है, तो LLP के जितने पार्टनर है किसी एक पर्सन को ऑथराइज करेंगे, वो उनके LLP के व्यापार साइन करेंगे। 4-5 पॉइंट याद हो, इसमें एक पॉइंट आप छोड़ सकते हो जो उसमें वाला पॉइंट है आपके पास, जब विटनेस पढ़कर सुनाता है वो वाले पॉइंट आप नहीं पढ़ोगे तो काम 5-6 पॉइंट आप याद कर लो। कौन कौन से? पहला, जितने भी सब्सक्राइबर है वो साइन करेंगे, मैं याद करा रहा हूं, आप समझिए, याद कर लीजिए, साथ साथ कंसंट्रेशन नहीं बोल रहे, एटलीस्ट सुनिए कम से कम, ठीक है। और ये मत कहना कि एक ही बार आप 3-3 बार बोल के टाइम वेस्ट करते हो, मत देखो फिर क्लास, मैं सिंपल कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है सर क्लास देखना है, क्लास देखकर कर क्या लोगे यार, याद भी तो करना है, याद तो कर लो। थोड़ा 3-4 बार बोल देता हूँ, आप नहीं बोलते, मैं बोल देता हूँ, एटलीस्ट सुन तो लो उसको।
नहीं तो फिर नीचे बच्चे कमेंट करते हैं सर एक ही चीज 3 से 4 बार बोलकर आप हमारा समय खराब करते हैं, आपका समय बहुत कीमती है, हमारा समय बेकार है। उन बच्चों के लिए ये भाई कोई फायदा नहीं है, सुनने में कुछ नहीं जा रहा, 5 सेकंड 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे और क्या होगा, याद तो हो जाएगा ना, रिपीटेड बोलने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे नहीं। 5 पॉइंट आप याद करिए कौन कौन पर्सन साइन करता है। पहला, जितने भी सब्सक्राइबर है वो सारे साइन करेंगे, ठीक है, अपनी डिटेल के साथ। एक विटनेस होगा वो भी साइन करेगा अपनी डिटेल के साथ। दूसरा पॉइंट में हम कहेंगे कि जितने भी विटनेस है, विटनेस जो है, जितने भी कह रहा हूं, विटनेस जो है वो एग्री होगा, मैं विटनेस ऐसे लिखेगा, मैं विटनेस मेरी प्रेजेंस में सभी सब्सक्राइबर ने साइन करे और मैंने वेरीफाई भी करा है सब्सक्राइबर की डिटेल उनके आइडेंटिफिकेशन से और मैं सेटिस्फाई हूं इसलिए मैं भी साइन कर रहा हूं। दूसरा। तीसरा, अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो वो थंब लगाएगा, अपने साइन नहीं करेगा थंब लगा देगा, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, सिंपल सिंपल पॉइंट लिखने के ज्यादा नहीं। चौथा, अगर कोई सब्सक्राइबर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का एक पर्सन को ऑथराइज करा जाएगा, वो पर्सन जाकर बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर साइन करेगा वहां पर और अपनी डिटेल फिल करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट की डिटेल फिल। अगर एलएलपी उस सब्सक्राइबर है बॉडी किसी कंपनी की, तो एलएलपी अगर सब्सक्राइब, क्योंकि सभी सब्सक्राइबर में इंडिविजुअल भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकता है, एलएलपी भी आ सकता है, तो अगर एलएलपी सब्सक्राइबर है तो एलएलपी कि जितने भी पार्टनर है किसी एक पर्सन को ऑथराइज करेंगे और वो पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पर साइन और डिटेल फिल करेगा। खत्म, बस खत्म, इतना ही बताना था। इतना पॉइंट याद कर लीजिए, कोई जरूरत। ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे, सच पर्सन शैल आल्सो बी रीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये नहीं भी लिखो चलेगा। खत्म हो गया सर ये वाला। अब देखो कुछ ऐसे पॉइंट है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ना मात्र के बराबर है, इसलिए मैंने इनको कहा कि एक बार आप एटलीस्ट इनको बुक से याद कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट में लिख दिया रेफर टू बुक, पर्टिकुलर हर सब्सक्राइबर की डिटेल्स, इसके जो भी स्टडी मैट अपना खोलिए उसमें एक बार रीड करो, रेफर टू, बस एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में, आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीजें। पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, रेफर टू बुक, और रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये 4 पॉइंट के लिए मुझे बिल्कुल नहीं लगा इन 4 पॉइंट से कोई भी पूछेगा, मुझे इररेलेवेंट पॉइंट्स, देखो इररेलेवेंट पॉइंट तो नहीं कहूंगा, इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए इररेलेवेंट कह सकता हूं, क्योंकि इतना सबको तो एग्जाम में दे नहीं देगा ना वो, कंपनी एक्स से सिर्फ 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, 3 आ जाएंगे मैक्सिमम, मैक्स टू एक्स, तो 3 क्वेश्चन में, और चैप्टर है 23 चैप्टर में 3 क्वेश्चन देना उनको, 4 दे देगा, चलो 4 5 दे दिए, चलो छोड़ो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलाकर 5 हो गए, 23 चैप्टर है और 5 क्वेश्चन देने हैं उनको, कहां कहां से पूछ ले। इसलिए कुछ टॉपिक मैंने इररिलेवेंट है, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो चलेगा, पर मेरी एक बार रिक्वेस्ट ये है कि स्टडी मैट खोल के एक बार ऊपर से घुमा दो, रीड कर लो, जो आपके माइंड में एक बार पहुंच जाए चीजें। अब आ जाता है पॉइंट पनिशमेंट। पनिशमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, पनिशमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 प्रोवाइड दैट इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट डिटेल, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल of any information or suppresses any material information, material मतलब बहुत important information, of which he is aware in any of the document filed with the registrar in relation to registration of the company, he shall be liable for action under section 447। कंपनीज एक्ट की जितनी भी पनिशमेंट है ना, सेक्शन 447 में दे रखी है, 447 में दे रखी है कंपनीज एक्ट में पनिशमेंट्स। सेक्शन 447 होता है पनिशमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो कह रहा है अगर कोई पर्सन कोई फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, मटेरियल डॉक्यूमेंट जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, और उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो आरओसी को जमा करा रहा है एज ए डॉक्यूमेंट, तो उसको सेक्शन 447 के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 447 पनिशमेंट का है दोस्तों, वहां पर पनिशमेंट लिखी हुई है, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, ठीक है, आगे आएगा धीरे धीरे तो बताता हुआ चलूंगा, ठीक है, अभी के लिए नहीं। सेक्शन ये बस इतना ध्यान रखो, सेक्शन 447 के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपको ज्यादा यहाँ कि मुझे 447 पढ़ना है, क्या पनिशमेंट है, सर्च ऑन गूगल सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आ जाएगा लिस्ट, पढ़ लेना पनिशमेंट। बाकी जितना पार्ट ऑफ द कंटेंट होगा मैं आपको उतना पढ़ा देता, ठीक है। सेक्शन 7(6) प्रोवाइड दैट वेयर, कब कब सेक्शन 447 के अंडर पनिशमेंट मिलेगी उसको, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, गलत डिटेल प्रोवाइड करेगा, गलत मटेरियल इंफॉर्मेशन देगा जो इंपॉर्टेंट है वो पर गलत, और वो जानता है ये गलत है फिर भी आरओसी को जमा करा रहा है वो डॉक्यूमेंट, वो डिटेल्स, तो उस केस के अंदर 447 के तहत उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी होने के बाद, किसी भी टाइम इनकॉर्पोरेशन हो चुका है उसके बाद, इट इज
prove that the company has been got incorporation by furnish a false or incorrect information representation और गलत material information दे दी है open act document declaration of filed or made incorporation of the company or by the fraudulent action promoter person named as a first director of the company and the person making a declaration shall be liable for the action. दो चीज हो गई, पहला कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेट हो रही है, उससे पहले ही पता चल गया कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था, इनकॉर्पोरेशन से पहले इनकॉर्पोरेशन कर ही दी थी आरओसी, पता चला कि यार ये इन्फॉर्मेशन तो इसने जो दी है वो गलत है, ये इन्फॉर्मेशन दी है गलत है, तो उस केस के अंदर पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, आरओसी ने डिटेल देखी, उस टाइम नहीं मिला, बाद में पता चला इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ये प्रूफ हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो चुका था, उसके बाद ये प्रूफ हो गया कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो गलत दे रहे हो, आपने फ्रॉड करा है। तो कौन कौन से पर्सन को लायबल होगा? प्रमोटर, पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द पर्सन मेकिंग अ डिक्लेरेशन, तीनों पर्सन लायबल हो जाएंगे सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट के लिए, पनिशमेंट के लिए। वो पर्सन जो प्रमोटर है, वो पर्सन जो फर्स्ट डायरेक्टर है, और वो पर्सन जिसने डिक्लेरेशन दिया था। डिक्लेरेशन कौन पर्सन देता है? ऐसा पर्सन जो कहता है ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ वो सही है, सही है, और तू फ्रॉड वाले दे, तू मतलब गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है, उसके बाद तू डिक्लेरेशन दे रहा, तू भी आ जा, रुक जा। 447 के साथ तीनों पर्सन को 447 के तहत क्या लगा दिया जाएगी? पेनल्टी, पनिशमेंट दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। देखिए तीनों पर्सन को मिलेगी, यहां नहीं लिखा और, यहां नहीं लिखा और, लिखा है एंड, मतलब तीनों पर्सन को, फर्स्ट डायरेक्टर को, प्रमोटर को, डिक्लेरेशन वाले पर्सन को, तीनों को दी जाएगी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अगर प्रूफ हो जाए तब भी पनिशमेंट मिलेगी। इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रूफ हो जाए कि गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, गलत डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो तब भी पनिशमेंट दी जाएगी, दोनों सेक्शन 447 के तहत दी जाएगी। Section 7, subsection 7 provide that where a company has got an incorporation by furnishing false and incorrect information or representation by the suppressing any material fact और material fact को छुपाना, information को छुपाना, गलत information provide करना, है ना, any one of the document or declaration filed made for incorporation such company or by the fraudulent action the tribunal may on an application made to it or being satisfied that the situation so warrant। अच्छा, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, तो यहां पर कंपनी लॉ के लिए अलग से कोर्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। जैसे क्रिमिनल केस चलते हैं तो ये कोर्ट होते हैं बहुत सारे, तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसके लिए कंपनी लॉ का कोर्ट होता है, जिसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं, राइट। तो हम नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाते, कंपनी लॉ के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं होते, जिसमें सारे हो रहे हैं, क्रिमिनल के हो रहे हैं, डिवोर्स के हो रहे हैं, मैरिज के हो रहे हैं, कोई वहां नहीं जाएंगे। हमारे कंपनीज एक्ट के लिए अलग से कोर्ट बनाया है जिसको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं, और अगर किसी पर्सन ने गलत इंफॉर्मेशन दी तो ट्रिब्यूनल उसके लिए वारंट इशू कर सकता है, ये लिखा हुआ है इसमें, सिंपल। वो पूरी लाइन वही खाली लिपटी हुई है, गलत इंफॉर्मेशन देना, कोई चीज छुपाना, मटेरियल फैक्ट छुपाना, डिक्लेरेशन दे रहे हो गलत वाला, तो इस चीज के लिए कंपनी के ऊपर या कंपनी के पर्सन के ऊपर, फ्रॉड पर्सन के ऊपर ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, कंपनी लॉ कोर्ट क्या कर सकता है? एक वारंट इशू कर सकता है। पास सच ऑर्डर एज मे बी थिंक एज it may think fit for regulation of management of a company including changes if any it is memorandum article in a public interest or in interest of the company is member in character। देखिए ये आपको एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, सिंपल लाइन पढ़ाता हूं। वो कह रहा है कि जो कोर्ट है वो वारंट इशू करेगी और जो उनको ठीक लगेगा वो करेगी। क्या लगेगा? जो भी उनको ठीक, एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। अब चलाया कौन? सारे तो जेल में चले जाएंगे, तो कंपनी कौन चलाएगा? तो कंपनी चलाने के लिए जो भी कोर्ट को लगेगा कंपनी चलाने के लिए वो करेगा, जो उनको ठीक लगेगा। जो चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसमें अगर चेंजेस करना है वो कर सकते हैं, कंपनी के हित में कोई चेंजेस करना है, पब्लिक के हित में कोई चेंजेस करना है वो कर सकती है। ये सब कौन करेगा? ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्योंकि जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं वो तो गए, और क्या क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? देखो पहला पॉइंट यहां पर आ गया, दूसरा आ गया डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। कोर्ट एक और ऑर्डर वारंट, पहला वारंट इशू करेगी, कोई भी मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल ले सकती है। देखिए कहाँ कंट्रोल नहीं, एक मिनट से पास ऑर्डर करेगी कि जो उनको ठीक लगेगा, रेगुलेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे, रेगुलेट कैसे करें, ठीक है, उसके लिए कोई चेंजेस करना है मेमोरेंडम आर्टिकल उसके अंदर। दूसरा डायरेक्ट कर सकते हैं लायबिलिटी मेंबर की अनलिमिटेड, मतलब जो कंपनी के मेंबर है, सब्सक्राइबर, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे कि अगर
तुमने अपनी लायबिलिटी नहीं चुकाई तो तुम्हारी घर की प्रॉपर्टी बेच कर भी तुम्हारी लायबिलिटी चुकाई जाएगी कंपनी की। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ द कंपनी, अगर आपको पता चला कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कंपनी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट जमा कराया तो ट्रिब्यूनल ये वारंट इशू कर सकती है, कोई चेंजेस कर सकती है, मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के सब्सक्राइबर मेंबर जितने भी है सब्सक्राइबर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर सकती है, कंपनी का नाम आरओसी से ही हटा सकती है, तो ये वारंट इशू हो सकता है। ऑर्डर बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी को बंद कर सकती है, ठीक है। उसके बाद पास एन ऑर्डर एज में बी डीम फिट, एज इट में डीम फिट आना चाहिए था। इसका मतलब कि जो भी और कोर्ट को लगे, ट्रिब्यूनल को लगे कि हाँ ये ऑर्डर पास होना चाहिए तो वो कर सकती है। अभी कुछ ऑर्डर के लिस्ट दे दी, कैसे कि कंपनी चाहे तो उस मतलब कोर्ट चाहे तो ट्रिब्यूनल चाहे तो उस कंपनी का मैनेजमेंट रेगुलेट कर सकती है, कुछ चेंजेस कर सकती है मेमोरेंडम आर्टिकल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताया, दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की जो मेंबर्स है जितनी भी लिमिटेड लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड करवा सकती है ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर देकर, सच ऑर्डर पास करके कंपनी का नाम आरओसी से हटा सकती है, कंपनी को वाइंड अप कर सकती है, खत्म कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, और भी अगर उसको कुछ लगता है तो वो भी ऑर्डर पास कर सकती है ट्रिब्यूनल। भाई गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो भाई सजा तो मिलेगी ना, पनिशमेंट्स भी है सेक्शन 447 के अंदर, और प्लस कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा कि हाँ इनमें से कुछ भी हो सकता है। Before making any order, the company shall give a reasonable opportunity of being heard in the matter. The tribunal shall take into consideration the transaction entered into the company, include the obligation if any contracted and payment of any liability. कहता है जब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, ऑर्डर मैंने लिस्ट बताई आपको, ये ऑर्डर दे सकते हैं रेगुलेट करने का, कंपनी का नाम हटाने का, वाइंड अप करने का, इसके बाद लिमिटेड से अनलिमिटेड करने का लायबिलिटी को, ये ऑर्डर पास कर सकती है, और भी कुछ लगे फिर उसको अच्छा लगेगा ट्रिब्यूनल को वो कर सकती है। पर ऑर्डर निकालने से, ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल जज साहब अपने ऑर्डर देने से पहले जो भी कंपनी की बातें हैं वो सुनेगी, कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देगी, तुम भी बोलो, तुम कुछ कहना चाहते हो अपने पक्ष में, तुम्हारे ऊपर ये ब्लेम आया है, तुम कुछ कहना चाहते हो अपने पक्ष में, उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंपनी बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर द कंपनी शैल गिव, कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर बीइंग हर्ट इन दैट मैटर, कि भाई तुम्हारे ऊपर ये एग्जाम लग रहे हैं, तुम्हें कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी दी कि तुम बोलो, हम आपकी बात भी सुनेंगे, सुनने के बाद अगर ऐसा लगा तो ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब वो डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है उसकी बात भी तो उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, तो उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जब उसने अपनी बात रख ली है उसके बाद जज साहब डिसीजन लेंगे, आप क्या ऑर्डर उनको पास करना है वो देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल डिसीजन। ठीक है, तो बढ़िया सर, ये 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अभी तक हमने पढ़ा मेमोरेंडम कैसे बनाएंगे, फिर हमने पढ़ा आर्टिकल कैसे बनाएंगे, फिर हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर हमने कुछ फॉर्म्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा पनिशमेंट्स पढ़ी, फिर हमने कहा कौन कौन साइन करता है मेमोरेंडम और आर्टिकल में, यही पढ़ा हमने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेमोरेंडम क्या होता है वो पढ़ा, मेमोरेंडम एसोसिएशन, फिर हमने मेमोरेंडम के फॉर्म पढ़े, फिर हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन पर्सन साइन करेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल में। फिर हमने पढ़ा पनिशमेंट्स के सेक्शंस, ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसे इन सेक्शन पनिशमेंट, और ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डर पास करने से पहले उसको रीजनल अपॉर्चुनिटी देंगे फॉर बीइंग हर्ड, मतलब सुनने का मौका दिया जाएगा, कि वो भी बोलने का मौका दिया जाएगा और हम उसकी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। एंड अब जब मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लिया तो अब हम पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम जो बना दिया है हमने उसको हम उसके अंदर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या। अगर हमने ऑथराइज कैपिटल अपनी 10 लाख कर दिया और मैं चाहता हूं उसको 100 लाख करना, 100 लाख रुपीस करना, तो मैं कर सकता हूं क्या? क्या अपने मेमोरेंडम में चेंजेस ला सकता हूं क्या? तो जब आप अपने मेमोरेंडम में चेंजेस लाओगे तो उसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। और जब आपने आर्टिकल में चेंजेस लाओगे, आपने कहा कि हम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, फिर आप आगे जाकर चाहते हो कि मैं ही बोनस शेयर इशू करना चाहिए, तो आप अपना एड ऑन हटाना चाहते हो, कि जहां पर आपने नो कर देता हूं यस करना चाहते हो, तो आर्टिकल में जब आप अल्टर करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन, ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। भाई मैं आपको बता रहा हूं 80% टाइम मैंने ये देखा है, 10 में से 8 पेपर में मैंने देखा है इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, और उसमें से रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल को अल्टर कैसे करते हैं, मेमोरेंडम को अल्टर कैसे करते हैं। ये 4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के फेवरेट है, ये पूछ लेता है।
और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए कह रहा हूं। मैंने और के लिए, मैंने पनिशमेंट के लिए नहीं कहा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो साइनिंग वाले के लिए नहीं कहा कि मेमोरेंडम आर्टिकल साइनिंग, क्योंकि मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि भाई आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है भाई। प्रोसीजर, अब आप अगर अपने मेमोरेंडम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे आप चेंजेस कराओगे, किस नेम क्लॉज, हमने 6 क्लॉज पढ़े थे ना, नेम क्लॉज में चेंज कराओगे तो क्या प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कराओगे तो क्या प्रोसीजर है, ऑथराइज सिचुएटेड क्लॉज में चेंज कराओगे क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर बता रहा है आपको कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेक्शन 13, अब इसका सेक्शन भी याद करना आप। अब मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है उसके 70-30 का चांस है, 80-20 का चांस है उसका पेपर में आने का। भाई देखो नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि इतनी बार मैंने देखा है पेपर में आते हुए, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, कभी मान लो अगर पेपर में नहीं आया, आपने बहुत मेहनत से इसको याद करा, पेपर में नहीं आया, मुझे गाली बकोगे, कहोगे भाई यार तो बहुत बोल रहा था ये आएगा आएगा। कृपया करके ऐसा ना करें, गाली ना दें मुझे, क्यों? मैंने पेपर नहीं बनाया, आप समझदार स्टूडेंट है, आप समझदार है कि पेपर बनाने वाला नहीं हूं, और ना मैं भगवान हूं, है ना मैं अल्लाह हूं जो मैं पहले से जान लूं, है ना? तो क्या है नहीं है, मैं तो नहीं हूं। मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। 100% तो मैं भी नहीं कह सकता कि यही आएगा ही आएगा, बट अगर मैं कह रहा हूं 80% 70% चांस आने के, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइए कि आ गया तो फिर नहीं याद करा तो क्या फायदा, कुछ तो याद करना ही होगा, बिना याद करे तो पेपर में जाएंगे नहीं, ऑब्वियस है। हमें कंपनी पढ़ना है, और इतना आप मैं लिख कर कह सकता हूं, कोई भी बच्चा कंपनी जाकर एक एक पॉइंट याद करके नहीं आ सकता। एंड में वो यही मांगेगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मैं पेपर के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब डालता हूं ना, वीडियो वायरल हो जाती है, वो बहुत व्यू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों को पता है यार हम नहीं कर सकते इतना याद, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस होते हैं। अब कई बार होते हैं कि मेरे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, कई बार होते नहीं आते। जब नहीं आते तो बच्चे गाली देते हैं, गाली इन द सेंस बुरा वाला कहते हैं, अब पता नहीं मेरे को तो। और जब आते हैं तो बच्चे मेरी तारीफ करते हैं। अब ये तो भाई इंस्टीट्यूट पे है कि कैसे क्वेश्चन डालेंगे, हाँ, पर ये एक मैं आपको ये श्योर कह रहा हूं, जितनी भी लिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाऊंगा ना, पक्का पक्का आएंगे उसमें से। इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है मेरे को कि जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको पीछे पेपर के दिखा सकता हूं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये पैटर्न, ये वाले अटेम्प्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया बच्चों को, और एज इट इज क्वेश्चन छप कर आया हुआ है वो। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाओगे ना, पास हो जाओगे, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं। क्योंकि कहां से दे देगा इंस्टीट्यूट, अरे पास्ट को तो फॉलो करेगा और क्या कर लेगा, नए क्वेश्चन थोड़े कितने दे देगा, नहीं 1 2 3 4 दे देगा, बाकी तो देगा वैसे वहां पर जा देगा, हम वहां कर लेंगे। ठीक है, तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से हैं, मैं बहुत सारे पेपर देखता हूं, उसके आंसर कैसे आए, कैसे लिखने का तरीका है, वो सब मैं नोटिस करता हूं, तब जाकर आपके साथ शेयर करता हूं। ऐसी हवा में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आया है तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा कितनी बार आया है। और अगर नहीं आएगा तो फिर मेरी क्या मिस्टेक इसमें, इसकी जगह कुछ और आ जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। वो कहीं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखा हो। एक कॉन्सेप्ट है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एक पॉइंट आता है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अंदर, एक है पॉइंट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे मेरी बात समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट मेरी बात समझ जाते हैं कि यार ये पर्सन ठीक कह रहा है, ये पर्सन ठीक कह रहा है, अब नहीं आएंगे तो उसकी क्या गलती, आगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ तो याद करना होगा, किसी ना किसी टीचर को तो फॉलो करना होगा आपको, मुझे नहीं करोगे तो किसी और को करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे नहीं समझते, और जो नहीं समझते वो बुरा वाला कहते हैं, वो भी टीचर को कहते हैं जिनसे वो पढ़े हैं। तो पता क्या होता था, एक टाइम ऐसा होता था जब मैं सीएमए में नहीं, जब मैं पढ़ता था 7वीं 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में, हमें अपने टीचर इतना डर लगता था ना, बुरा भला तो क्या, वो कुर्सी में बैठे होते थे और हम जमीन में बैठते थे, वो जहां उनके पैर होते हैं वहां बैठते थे। और आज ऐसा हो रहा है कि टीचर, जहां टीचर खड़ा है और बच्चे बैठे हुए हैं। ये सब देखिए धीरे 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 जो, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पढ़ाने वाला आपसे छोटा है या बड़ा है, पहली बात।
मेरी एज जितनी है, हालांकि मैं 1996 का हूँ, 1996 मेरा एज है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे बराबर है, कुछ मेरे से बड़े हैं, कुछ मेरे से बहुत छोटे हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जो उल्टा जवाब उल्टा बोलते हैं वो छोटे ही बोलते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, वो समझते हैं कि वैल्यू ऑफ टीचर क्या होता है, टीचर की वैल्यू क्या है। हम भी जब छोटे थे तो हम भी बोलते थे, मैं भी नहीं कह रहा, मैं उनका बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे ही पता है कि यार हम जब छोटे थे तो हमने भी ऐसा कहा करा होगा, और हम बाद में पता चली हमारे को क्या वैल्यू है उसकी। तो वैल्यू आपको ओवर द पीरियड पता चलती है। कभी भी किसी टीचर को, चाहे आप उसको फॉलो करो या ना करो, उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी बात नहीं है, मैं और टीचर की बात कर, कोई भी एक पर्सन, चाहे छोटा है, वो हमसे छोटा है, मेरे से छोटा है, वो पढ़ा रहा है, तो उस टाइम वो टीचर है। वो पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा, आप उसको आके बोलते हो ऐसा बोल रहा, उल्टा उल्टा। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो कोई अच्छी चीज भी सीख कर जाइए। कल को आप आओ या ना हो, मुझसे उसका वो नहीं है, पर चीजें आपको टाइम टू टाइम ओवर द पीरियड आपको अपनी चीजों को सुधारना है। देखिए, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे जो मेरे से बड़े हैं, 1996 की एज है, अब आप देख लीजिए आप मेरे से छोटे या बड़े हैं, ठीक है ना। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं बहुत सारे मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं जो डॉक्टर है, वो सीए में कर रहे हैं, उनको मैंने हेल्प करी। जो पुलिस इंस्पेक्टर है, सीए में कर रहे हैं, उनको वो हेल्प कर रहा हूँ। और आज भी वो मुझे कॉल करते हैं, सर आप एक अच्छी गाइडेंस दे देते हो, ये है वो उनसे बहुत बड़े हैं उम्र में, 20 साल का डिफरेंस होगा, 20-30 साल का डिफरेंस होगा। जब वो मेरे से बात करते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा फील नहीं होने देते कि मैं उनसे छोटा हूँ। ये होता है जब आप ओवर द पीरियड मैच्योर होते हो ना, तो आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बोलने का तरीका अपने दोस्तों के साथ चेंज करें। जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपको लगता है यार ये है, टीचर हो, दोस्त अलग चीज होती है, और उनके अलावा चीजें जो होती है वो अलग होती है। जब आप किसी अनजान पर्सन से मिलते हैं तो आप करके बात करते हैं, तू करके तो नहीं करते। क्यों नहीं करते आप कर, तू करके बात क्यों नहीं करते, आप करके क्यों करते? क्योंकि हम जानते नहीं है। धीरे धीरे जब आप उसका नेचर जानने लगते हैं तो फिर आप तू पे, जब धीरे धीरे आपका दोस्त बनता है तो फिर तू पे आ जाते हैं। यही होता है दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्स करने से आप प्रोफेशनल नहीं होते। लोग बोलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, बात करने का वे, बात जब आप करते हैं उसमें मिठास कितनी है, वो एक बहुत मैटर करता है। कई बच्चे जब मेरे से फोन में बात करते हैं और मैं उनको जब एक्सप्लेन करता हूं तो वो अच्छे से समझ जाते हैं कि सर आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप चीजों को अच्छे से समझा देते। ये तरीका अगर आप अपने अंदर लाए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे कई बच्चों ने बोला है, तो मैं आपको उसी चीज में बोल रहा हूं। यही तरीका आप अपने अंदर लेकर आइए, अपने दोस्तों के साथ ना लाकर आए। मैं उससे ही बात नहीं कर रहा, दोस्त अपनी जगह होते हैं, पर एक दोस्त के अलावा बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे छोटा है। द वे ऑफ टॉकिंग आपको आना जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप हिंदी में कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, वो बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत सीखना होता है, टाइम टू टाइम आपको सीखना पड़ेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ आपको नॉलेज नहीं लेनी, आपको सीखना भी है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है, किस तरीके के आप दिखते हो। यूपीएससी की तैयारी जब आप बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग देखना। आप प्रोफेशनल स्टूडेंट क्यों कहा जाता है, क्यों आप सीएमए बनने के बाद एंड में आप प्रोफेशनल कराओगे, क्यों? यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट। जब आप सीएमए बन जाओगे और आप किसी से बात करेंगे और आपसे पूछेगा कि आप क्या हो, आप सीएमए हो, और आपने उसको गलत तरीके से बोला या कुछ अलग तरीके से बोला, तो वहां पर आपकी इमेज नहीं खराब हो रही, आपके इंस्टीट्यूट की इमेज खराब हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार नॉलेज तो यार, ये पढ़ाई तो चलती रहेगी, ये तो कभी नहीं रुकेगी। आप बताओ कभी रुकना है? आपको रोकोगे तभी रुकेगी ये, वरना नहीं रुकती। पढ़ाई तो चलती रहती है। पढ़ाई के साथ हमने नया क्या सीखा, हमने अपने तरीका बोलने का सीखा, हमने बोलने के तरीके में चेंज करा। मैं वही कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ जब होते हो तो वही बिहेवियर रखो जो आपका हैबी है, वो फ्रेंड्स, वो अलग चीज। जब आप किसी और के साथ रहते हो या किसी और के साथ हो, आपका वे ऑफ बिहेवियर बहुत चेंज होना चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन से बिहेवियर को चेंज करना चाहिए आपको।
जब आप पहली बार ऑफिस जाओगे तो बहुत सारे जने ऑफिस जाते भी होंगे, तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको करना पड़ेगा सर, और आप वो धीरे-धीरे उसको एक्सेप्ट करिए। तो हालाँकि जैसे मैं अभी आपके साथ बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से जैसे बात करता हूँ, तो अपने दोस्तों से नहीं करूँगा ऐसे बात यार, ऐसे क्यों करूँगा? मेरी मज़ाक उड़ाएगा यार। हुँ, बड़ा लेक्चर दे रहा है, हैं? तो तरीके, सिचुएशन, डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट बिहेवियर चेंज होता है। कभी भी किसी टीचर को उल्टा ना कहें, मेरा कहना ये है। कुछ जने समझ जाते हैं, कुछ जने लेट समझते हैं, पर समझ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी बहुत बच्चों ने उल्टा कहा है, पर मैं उसका कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि अगर एक-एक चीज़ को मैंने दिन में लगाने लगा तो बस, फिर तो हो गया, ठीक है ना? कभी किसी टीचर को या किसी पर्सन को उल्टा ना कहो, टीचर को खासकर, क्योंकि वो बहुत, जिस टाइम आज के स्टूडेंट जो है ना, वो मज़ाक बहुत करते हैं, हर चीज़ को बहुत फ्रैंकली लेते हैं। टीचर के साथ, टीचर भी आजकल के फ्रैंक हैं, मैं भी बहुत फ्रैंक हूँ अपने स्टूडेंट के साथ जो लाइव में आते थे, उनको तो मैं इतना हँसाता हूँ, फ्रैंक बहुत। बट कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं करा कि यार मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि यार ये कोई मेरे से बड़ा भी आता था ना, तब भी बहुत अच्छे से बात करता था। मतलब मैं ये कहूँगा कि आप ओवर द पीरियड मैच्योर होंगे धीरे-धीरे, और आप तभी हो पाएँगे जब आपको कोई सिखाएगा, ठीक है ना? हम सीखते हैं अपने आप, और हम अपने आप तब सीखते हैं जब हम अपनी दूसरी संगत में रहते हैं। जिस संगत में रहोगे आप वही चीज़ सीखोगे। जब आप किस संगत में मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, वो सही ना सही आपके दिमाग में बैठ रही होगी, और आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं, आप चीज़ों को समझते हैं कि जो बात बंदा आप सही गलत का जानते हैं, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। तो मेरा इन लास्ट यही कहना है, कभी भी कोई बात को आप कभी भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, और कभी भी किसी को उल्टा ना कहें, खासकर टीचर को। क्या पता कहीं यार गुस्से में आकर आप फेल हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेल हो गए और आपको गुस्सा आ गया, यार उसकी वजह से फेल हुआ हूँ, तो मत कहना उल्टा। क्या पता उसकी वजह से बाद में पास हो जाओ, फिर आपको रिग्रेट हो उस चीज़ का। फेल हो गए, कहीं न कहीं हमारी कमियाँ थी, कहीं-कहीं टीचर की भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सर आपकी ही गलती है, कहीं-कहीं मेरी भी गलती रही होगी। क्या पता मुझसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिस हो गया होगा जो मैंने कराया नहीं, और वो पेपर में आ गया, बच्चा कैसे करेगा? मेरी गलती भी है इसमें। तो गलतियाँ एक्सेप्ट हर कोई नहीं करता दोस्त, गलती एक्सेप्ट हर कोई नहीं कर सकता, और आप अगर गलती एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, यार ये मेरी गलती है, फिर वो अलग ही बात है, फिर वो जो पर्सन है ना, वो अलग ही लेवल पे है। ठीक है? चलिए अब आपसे कंटिन्यू करते हैं, मैं खाना खा के लेक्चर आपको दे दिए। बट ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी होता है, आपको समझना होता है, और चीज़ें क्लियर करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल रेजुलेशन और ऑर्डिनरी रेजुलेशन के बारे में, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था। अगर हमारे पास 100 शेयर होल्डर है, और उसमें 75% शेयर होल्डर अगर एग्री है, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल रेजुलेशन। अगर हम कोई ऐसी चीज में कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशल रेजुलेशन पास कराना है, तो कम से कम 75% शेयर होल्डर एग्री होनी चाहिए हमारी बात को लेकर। तो हम कहेंगे अगर 75% शेयर होल्डर हमारी बात को लेकर एग्री है, तो हमने कहा ये हमारे स्पेशल रेजुलेशन के अंदर आ गया। और अगर 50% 50% से 50% शेयर होल्डर एग्री होते हैं, उससे ज्यादा पर्सन एग्री होते हैं, तो हम ये कहते हैं 50 नहीं 51, क्योंकि 50-50 में तो बराबर हो गया। 51 शेयर होल्डर अगर एग्री है, या 51 से ज्यादा एग्री है, हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजुलेशन। जब भी हम मेमोरेंडम में कोई चीज क्लॉज में चेंजेस करेंगे, तो हमें चेंजेस करने का जो प्रोसीजर है उसमें यह बताया जाएगा कि इस चेंज को करने के लिए आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा, मतलब 75% एग्री होनी चाहिए पर्सन शेयर होल्डर, और कुछ रेजुलेशन को, कुछ चेंजेस करने के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करना हो। तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन में 51% शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए, और स्पेशल रेजुलेशन में कम से कम 75% एग्री होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोसीजर। पहला है अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजुलेशन। कौन कौन से क्लॉज है जो आप स्पेशल रेजुलेशन से ही अल्टर कर सकते हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है, चलो वो तो बात 11 पॉइंट है टोटल। चलिए
सुनेंगे ध्यान से। पहला पॉइंट आ गया अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजुलेशन। अब कह रहा है मेमोरेंडम में अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। कोई भी क्लॉज के अंदर आप चेंजेस करना है तो 75% शेयर होल्डिंग एग्री होनी चाहिए। अगर वो नहीं एग्री तो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है तो मैं अपने शेयर होल्डर से पूछूंगा कि कंपनी का नाम चेंज कर दे। अगर 75% लोग एग्री हो जाते हैं या उससे ज्यादा लोग एग्री हो जाते हैं तो कंपनी का नाम हम चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं होते 74 एग्री है बाकी नहीं है तो कंपनी का नाम चेंज नहीं हो पाए। होप आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजुलेशन, कंपनी में अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ अ मेंबर बाय स्पेशल रेजुलेशन। तो अगर आप मेमोरेंडम का कोई क्लॉज चेंज करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। तो आइए सबसे स्टार्ट करते हैं नेम चेंज ऑफ अ कंपनी। नेम चेंज ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, एनी चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी शैल इफेक्ट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। ओहो, सबसे पहले अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना होगा राइटिंग में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। याद करना है ये पॉइंट क्योंकि पेपर में आएगा ये। However, no such approval shall be necessary where the change in name of a company is only the deletion therefrom or addition thereto of a word private or consequent on the conversion of any one class of company to another class of company। क्या मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसका इस वाले पॉइंट का आपको एग्जांपल बताऊंगा फिर दोबारा से पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो एक एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले कहा कि अगर आप अपनी कंपनी का नाम ही चेंज कर रहे हो, राम प्राइवेट लिमिटेड करा, राम प्राइवेट लिमिटेड से आपने श्याम प्राइवेट लिमिटेड करना है तो नाम ही चेंज हो गया। और अगर नाम ही चेंज हो गया, राम से श्याम हो गया, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा राइटिंग में। ठीक है ना, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा राइटिंग में। साथ में अगर आप राम प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर राम लिमिटेड कर दो, प्राइवेट हटा दो, मतलब आपने कन्वर्ट कर लिया अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी पर, तो राम प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर आप राम लिमिटेड कर देते हो, प्राइवेट वर्ड को हटा देते हो, और तभी हटा पाओगे जब आप कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या अगर आपकी बोलते हैं राम लिमिटेड है और आपने उसको राम प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, तब भी कोई अप्रूवल की नीड नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट वर्ड को हटा दो या प्राइवेट वर्ड को ऐड कर दो, उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और मतलब इसे तभी हटा पाओगे और तभी ऐड कर पाओगे जब कन्वर्ट करोगे। प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो प्राइवेट हट जाएगा, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे तो प्राइवेट लग जाएगा। तो कन्वर्जन के टाइम में आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 पर्सन कंपनी से प्राइवेट कंपनी माना चाहो, स्मॉल कंपनी से बड़ी कंपनी माना चाहो, तब भी कन्वर्जन की जरूरत, कभी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर आप क्लासेस, अपना क्लासेस चेंज करना चाहते हैं, एनी वन क्लास से अदर क्लास में जाना चाहते हैं, प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहते हैं, प्राइवेट से 1 पर्सन कंपनी माना चाहते हैं, स्मॉल कंपनी माना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम में चेंज होगा तब अप्रूवल चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए। पहला पॉइंट पे लिख दिया कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा अगर आप मेमोरेंडम में कोई भी क्लॉज चेंज करना चाहते हो। तो कंपनी में अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ अ मेंबर बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। साथ में अगर नेम कराओगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। पहले पॉइंट में स्पेशल रेजोल्यूशन का पॉइंट इसलिए डाल दिया कि कोई भी पॉइंट आएगा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट आ जाता है, समझ में आ गया दोनों पॉइंट वाला? अब आ जाइए। However, no such approval shall be necessary। कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है where the change in the name of a company only in the deletion or addition of the private word। प्राइवेट वर्ड लगाना और प्राइवेट हटाने में कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और अगर आप एक क्लास से दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो रहे हो तब भी आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंट्री इन रजिस्टर ऑफ अ कंपनी on any change in the name of a company, the registrar shall enter the new name in the registrar of company in a place of old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name, and change in the name shall be complete and effective only in the issue of a certificate। सिंपल सा नाम है, अगर आपने नाम अपना चेंज कर लिया है तो आप आरओसी को जाकर बताओगे कि मैंने अपना नाम कंपनी का चेंज कर लिया है, तो आरओसी इसके बदले में आपको क्या देगी, एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगी नए नेम के साथ। और जिस दिन से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस दिन से आप नए नेम से कंपनी चला सकते हो। उस दिन से पहले पुराने नेम से चलेगी, जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन के बाद से नई कंपनी के नाम से कंपनी चलेगी। दिस इज द पॉइंट, एक बार पढ़ेंगे सारा समझ में आ जाएगा। ऑन एनी चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार शैल एंटर इन द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम।
तो रजिस्ट्रार आरओसी क्या करेगा, ओल्ड नेम की जगह पर न्यू नेम प्लेस कर देगा और एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा नए नाम के साथ, और तब से आप अपनी कंपनी नए नाम के साथ चला सकते हो। जब सर्टिफिकेट इशू होगा उसके बाद से ही चला पाओगे। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करा दो, भाई मेरा ऑफिस दिल्ली में था, मैं चाह रहा हूं मेरा ऑफिस मुंबई में हो जाए, चेंज कर रहा हूं, या दिल्ली के दूसरी प्लेस में हो जाए, द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर shall not have any effect unless it is approved by the central government only an application in such form as may be prescribed। कह रहा है अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वहां से अप्रूवल आएगा तब अपना स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकते हैं कंपनी का। अभी आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो आप अगर दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। साथ में स्पेशल तो आई disposal of any application of change of a place of a registered office, disposal of the application of change of a place of a registered office, क्या मतलब, central government shall dispose of the application of change of place of registered office within a period of 60 day within a period of 60 day before passing an order, the central government may satisfy itself that the alteration has the consent of the creditor, debenture holder and other person concerned with the company, or that the sufficient provision has been made by the company either for a due discharge of its all debt obligation at adequate scrutiny has been provided for such discharge। क्या मतलब हुआ, बहुत ही प्यारा पॉइंट पढ़िए पॉइंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन जो आपने दिया था सेंट्रल, पहले उसके ऊपर वाले पॉइंट में क्या करा था आपने अप्लाई करा था कि मैं अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहता हूं इस स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज कर देगी, डिस्पोज मतलब खत्म करेगी, खत्म करने सेंस फाड़ के फेंक नहीं देगी, खत्म करके ऑर्डर पास करके हाँ बोल देगी चेंज कर दो, चेंज हो गया ऐसे बोल देगी। डिस्पोज ऑफ का मतलब इधर ये है, डिस्पोज का मतलब ये है कि एप्लीकेशन डिस्पोज हो जाएगा, मतलब एक तरीके का 60 दिन के अंदर अंदर आप डिस्पोज कर देंगे एक ऑर्डर पास करके कि हाँ, पर ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी इटसेल्फ दैट। डिस्पोज का इधर मतलब है खत्म नहीं कर देना, फाड़ के फेंक देना, कैंसिल नहीं कर देना, इसका मतलब ये नहीं है डिस्पोज का। डिस्पोज का मतलब है, डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन को निपटाना, एक तरीके की कि हाँ इसने अप्लाई करा था, इसकी एप्लीकेशन को निपटाओ भाई, जल्दी से बोलो हाँ ना क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी, 60 दिन का समय है, मैंने अप्लाई करा सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमने हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, ठीक है, अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन दूंगा, एप्लीकेशन देने के बाद मेरे को 60 दिन का टाइम मिलेगा, और 60 दिन में मुझे क्या सबमिट करना होगा। 60 दिनों में सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेटिस्फाई करके देना होगा कि मैंने अल्टरेशन जो कर रहा हूं ना, मैं अल्टरेशन कर रहा हूं रजिस्टर ऑफिस में, चेंजेस कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर पर्सन जो भी कंपनी से रिलेट करते हैं, स्टेक होल्डर कह सकते हो, उनका कंसेंट लिया हो। क्रेडिटर ने भी हामी भर दी, हाँ आप चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं, हमें पैसा मिल जाएगा। डिबेंचर होल्डर ने भी हामी भर दी, और जो भी अदर पर्सन कंसर्न है जिनके ऊपर हमारी लायबिलिटी है, उनसे भी कंसर्न लेकर मुझे बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ मैं अल्टरेशन की कंसेंट ले चुका हूं क्रेडिटर, डिबेंचर या अदर पर्सन से। ये दूसरा, दैट द सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड, मेरे पास उतना पैसा पड़ा है कि मैं अपने डेप्ट को जब मर्जी चाहूं क्लियर कर दूं, अभी बोलोगे अभी क्लियर कर दूंगा डेप्ट, इतना पैसा मेरे पे पड़ा हुआ है, सफिशिएंट पैसा कि मेरे पे जितनी भी डेप्ट और ऑब्लिगेशन है वो मैं अपने आप वो मैं क्लियर कर सकता हूं, मेरे पे इतनी एबिलिटी है। तो ये दो चीज मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करनी होगी, एश्योर करनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कराना होगा। कंसेंट पेपर दे दो और अपनी बैलेंस शीट दिखा दो कि हाँ हमारे पास इतनी लायबिलिटी हाँ है, तो कंसेंट पेपर दिखाकर अपनी एक वो भी एश्योर कर दो कि हाँ मैं अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता हूँ, डेप्ट को पे करने के लिए एबल हूँ। ये दो करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस करके, ऑर्डर पास करके आपका वो चेंज अप्रूव कर लेगी, डिस्पोज कर देगी, आपके एप्लीकेशन को निपटा देगी। हो गया चेंज को हटाओ, अगला लेकर आओ। ऐसे डिस्पोज ऑफ का दूसरा मतलब भी हो सकता है, अगर आपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज इन दोनों में सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका डिस्पोज ऑफ मतलब एप्लीकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। तो डिस्पोज के अंदर दो मतलब है, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर दिया दो बातों से, एक तो कंसेंट फॉर्म लेकर आना है, आप कंसेंट लेकर आनी है, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर जो भी लायबिलिटी मेकर है आपके ऊपर, उनके कंसेंट लेकर आनी है, साथ में आप इतने एबल हो कि आप अपने डेप्ट्स को पूरा पे कर सको, इतने पास आपके पास प्रोविजन है कि आपके पास डेप्ट पे करने की, लायबिलिटी पे करने की आपके पास पैसा पड़ा हो। जब ये दो बातें हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करके रजिस्टर ऑफिस चेंज कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो डिस्पोज ऑफ का मतलब फाड़ के फेंक भी देंगे। फिर दोनों मतलब है इसका, ठीक है सर, क्या पॉइंट समझ में आ गया?
अगला है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। अ कंपनी सेल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद द रजिस्ट्रार। A special resolution passed by the company under subsection 1 of the section 13। सेक्शन 13 का पहला सबसेक्शन में यही पढ़ा था हमने कि अगर आप अपने मेमोरेंडम के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई अल्टर करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, उसकी एक कॉपी जमा करानी होगी आपको, उसकी एक कॉपी जमा करानी। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सबसेक्शन 2 इफ द अल्टर इन्वॉल्व एनी चेंज इन नेम ऑफ अ कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कराना चाहते हो, उसकी भी कॉपी आरओसी को जमा करानी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की भी कॉपी जमा करानी होगी। और तीसरा, फाइलिंग अ सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपने कंपनी का एड्रेस चेंज कराना चाहते हो, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन अप्रूव्ड वाली है, वो भी आपको जमा करानी होगी, आरओसी को देनी होगी। अप्रूविंग अल्टरेशन, जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, अप्रूव करा ना आपकी एप्लीकेशन को, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपने क्या कहते हैं रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहते हो, तो उसकी अप्रूव्ड कॉपी भी आपको जमा करानी होगी। खत्म। तो तीन चीज आपको जमा करानी होगी। पहली चीज, अगर अपना नेम चेंज करा है तो नेम चेंज करने की जो आपके पास नया सर्टिफिकेट आया था, नए नाम का सर्टिफिकेट, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, वो जमा करा दो। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जमा करा दो। अगर आप रजिस्टर ऑफिस भी चेंज कर रहे हो, तो अप्रूवल जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें अप्रूव्ड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी जमा करा दो। ये जमा करानी होगी, इसको बोलते हैं फाइलिंग। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम जमा कराते हैं आरओसी को, उसको बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग क्या कहते हैं उसे? फाइलिंग ऑफ द फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। अब अपना नेम चेंज करा लिया, आपने नेम चेंज कराया, आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज कराया, तो जब ये दो चेंज कराएंगे तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा। फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन दो बार इशू होगा। दो बार कब होगा? पहले अगर आपने नेम चेंज कराया है तो फ्रेश सर्टिफिकेट नेम के साथ मिलेगा। आपने ऑफिस चेंज नहीं करा, सिर्फ नाम चेंज करा, एक तो वहां मिलता है फ्रेश सर्टिफिकेट। आपने नाम चेंज नहीं करा, बस रजिस्टर ऑफिस चेंज करा है, तो रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद ही तो सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हाँ आज के बाद इनका एड्रेस ये नहीं ये है। तो पहला वाला हमने नाम पढ़ा था। नाम के केस के अंदर हमने देखा था कि आप नाम चेंज करा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, नाम चेंज होगा। नाम चेंज होने के बाद आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट मिलता है, सिर्फ नाम चेंज कराया तो। सिमिलरली सेम केस वही है रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन देना होगा, कुछ बातें सेटिस्फाई करानी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज जब हो जाएगा, तो आपको फिर से फ्रेश सर्टिफिकेट इशू होगा कि इस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेंज हुआ है। सर अगर मैं नाम और रजिस्टर ऑफिस दोनों चेंज कराऊं तो फिर एक ही मिलेगा ना, दो थोड़ा मिलेंगे अलग अलग, एक ही मिलेगा कंप्लीट, नाम भी और रजिस्टर ऑफिस भी। द रजिस्टर ऑफ स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस हैज बीन शिफ्ट टू शैल बी इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द अल्टरेशन। मेरे पास दिल्ली में मेरा भी रजिस्टर ऑफिस था, मैंने मुंबई में कराया, तो मुंबई का जो आरओसी होगा वो मुझे फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कराएगा कि तुम्हारी दिल्ली से अब आरओसी शिफ्ट हो गया है, हमारा ऑफिस अब शिफ्ट हो गया है और आरओसी भी शिफ्ट हो गया है। तो वो जहां मैं जा रहा हूं वहां का आरओसी मुझे नया फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगा, अगर मैंने स्टेट चेंज करी है तो। चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। अब ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट था। पहला हमारा था नेम क्लॉज, दूसरा हमारा था सिचुएटेड क्लॉज और तीसरा था हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट आ गया ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप अपनी कंपनी का उद्देश्य चेंज करो, अ कंपनी विच हैज रेज मनी फ्रॉम अ पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज shall not change it object for which it raised the money through prospectus unless a special resolution through the postal ballot is passed by the company। एग्जाम्पल सुनो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। मेरी कंपनी है, मैंने शेयर इशू करे और मैंने शेयर इशू ये करके कहा, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है सारी डिटेल होती है। आप शेयर इशू कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए, तो किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब डिटेल होती है। तो मैंने वहां पर्पस लिखा कि भाई मुझे फंड चाहिए और ये फंड मैं इस बड़े प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य है एक बड़ा प्लांट बनाना, वहां पर हम एक नया प्लांट खोलेंगे और वहां पर और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट की नई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इस पर्पस के लिए मेरे को फंड चाहिए, तो लोगों ने इस पर्पस के लिए आपको फंड दिया। आपके पास 2 करोड़ रुपए आए नया प्लांट लगाने के लिए, सब कुछ आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 करोड़ रुपए लगा दिया उस प्लांट पे, इसके बाद आपके पास कितना बच गया? 1 करोड़ बच गया। दैट इज कॉल्ड अनयूटिलाइज्ड मनी, जो आपने अभी यूटिलाइज नहीं करा। अब आप कह रहे हो कि मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूं, थोड़ी होता है। कंपनी ने ऑब्जेक्ट क्या बोला था कि एक नया प्लान डाल के नए प्रोडक्ट बनाएंगे, तब लोगों ने आपको पैसा दिया। 1 करोड़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 करोड़ पे आपने लगा दिया, 1 करोड़ का बचा। अब आप कह रहे हो नहीं हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं हम दूसरा ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता।
और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सभी शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना करा लो। जितने भी शेयर होल्डर ने आपने पैसा दिया था उनको आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। सबको ईमेल भेजो, सबको भेजो वो ईमेल, और क्या हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? हमने ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपसे पैसा लिया था, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अनयूटिलाइज मनी पड़ा है अभी, आपका सारा पैसा नहीं लगा है, कुछ पैसे पड़े हैं, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं अभी, तो उसको क्या मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा सकता हूं? ये पूछना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन पास करना होगा। और अगर 100 में से 100% में से 75% लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ आप कर लीजिए चेंज, तो फिर कंपनी बाकी अनयूटिलाइज अमाउंट जो फंड रेज करा था उसका किसी और ऑब्जेक्ट में लगा सकती है, अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। माया एक लाइन में बोल दिया मैंने, अब पढ़ना जरा। अ कंपनी विच हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? आपका रीजन, किस रीजन की वजह से आप फंड रेज कर, एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट। 2 करोड़ रुपए फंड आया था, 1 करोड़ रुपए बच गया आउट ऑफ मनी, 2 करोड़ में से 1 करोड़ बच गया। तो रेज जो मनी रेज कर था उसमें 2 करोड़ आया, उसमें से 1 करोड़ बच गया अनयूटिलाइज। सेल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास अनयूटिलाइज अमाउंट बचा हुआ है तो आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। फॉर विच इट रेज मनी थ्रू अ प्रोस्पेक्टस अनलेस, जब तक चेंज नहीं कर सकते अपना ऑब्जेक्ट जब तक एक स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं करोगे पोस्टल बैलेट के थ्रू। सबसे पूछो कि हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अगर 75% एग्री होते हैं, हामी भरते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। साथ में एंड, अभी एंड लगा रहा है, देखो एक तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना है पोस्टल बैलेट के थ्रू, पूछना है सभी शेयर होल्डर से कि हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूछिए। 75% एग्री होंगे तब। साथ में एंड लगा दिया, एंड मतलब ये भी एक कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना होगा तभी चेंज करोगे, सिर्फ स्पेशल रेजुलेशन पास करने से ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। साथ में क्या? द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजुलेशन शैल बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश लैंग्वेज, वन इज लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं आप इसको। सिंपल मतलब क्या? जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो अब कोई बिहार से बिलोंग करता है, कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, कोई अलग अलग जगह से बिलोंग करता है, कोई तमिल से बिलोंग करता है, कोई तमिल मतलब कोई केरला से बिलोंग कर रहा है ना, तो सब अलग अलग स्टेट से। तो आपने स्पेशल रेजुलेशन पास करा कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करें, तो उसको आप न्यूज़पेपर में छापो कि हमने स्पेशल रेजुलेशन पास करा था, सभी 75% से ज्यादा लोग एग्री है, इसलिए हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रिंट करना है, न्यूज़पेपर में छपवाना है, और एक लोकल लैंग्वेज में जो वहां की बोली जाती है। उत्तराखंड में बोलते हो तो उत्तराखंड लैंग्वेज होगी, केरला की जो केरला लैंग्वेज होगी, महाराष्ट्र बिहार की जो बिहार, उन लैंग्वेज में। तो एक दो लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना है, एक इंग्लिश में और एक दूसरे जिसमें सभी लोग आ जाए, इंग्लिश वाले भी और विदाउट इंग्लिश वाले भी, कि हमारा रजिस्टर ऑफिस अब चेंज है। हाँ, which is circulation at a place where the register office of the company situated shall be also placed on the website of the company if any indicating there is a justification of such change। जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस है वहां पर सामने लगाओ कि हमने अपने उद्देश्य चेंज कर लिया, वहां भी एक स्टार लगाओ, साथ में अपनी वेबसाइट आपकी कंपनी की वहां भी लगाओ। तो अगर आपको स्पेशल रेजुलेशन मिल जाता है दोस्तों, अगर आपको स्पेशल रेजुलेशन मिल जाता है तो आपको उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट कराना, न्यूज़पेपर छपवाना है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। साथ में अपने रजिस्टर ऑफिस जहां पर है वहां पर भी उसको छापना है और मतलब चिपकाना है, वो डिटेलिंग नोटिस लगाना है, और साथ में अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी आपको चेंजेस का बारे में बताना है लोगों को। द dissenting shareholder shall give an opportunity to exit by the promoter and shareholder having control। क्या बोला इसने? द डिसेंटिंग का मतलब क्या होता है? वो शेयर होल्डर जिन्होंने मना करा। भाई मान लेते हैं हमारे पास 100 शेयर होल्डर है, 80% शेयर होल्डर एग्री हो गए थे हमारे ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, 20% एग्री नहीं हुए थे, उनको अपॉर्चुनिटी दो कि अगर आप अपना पैसा लेना चाहते हो तो ले सकते हो और अब जा सकते हो, कोई दिक्कत है भाई। उनको, उन्होंने पैसा लगाया अपना, है ना, उनके बारे में तो सोचो जिन्होंने मना करा है। अब आपने 75% एग्री हो गए, बाकी 25% का क्या? वो तो मना कर रहे हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने को कहते हैं डिसेंटिंग। तो जो विरोध करने वाले शेयर होल्डर है जिन्होंने मना करा था कि नहीं आप नहीं कर सकते अपना ऑब्जेक्ट चेंज, अगर वो अपना पैसा लेना चाहे तो अपना ले सकते हैं, शेयर होल्डिंग छोड़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये था, रजिस्ट्रार टू सेटिस्फाई, रजिस्ट्रार, ये लास्ट पॉइंट है, 11 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, रजिस्टर टू सेटिस्फाई द रजिस्ट्रेशन ऑन द अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट to the object of the company, certify the registration with a period of 30 days from the date of filing the special resolution। सिंपल सा टॉपिक है यार, ये तो आप पढ़ते समझ में आ गया होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो अपने रजिस्टर में अल्टरेशन के बारे में लिखेगा,
जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा था ना, उसका एक रजिस्टर बनाया था, वहां पर उसको मानेंगे कि इनका ऑब्जेक्ट अब चेंज हो चुका है with respect to the object of a company and satisfy the registration within a period of 30 days from the certify the registration within a period of 30 days from the date of filling the special resolution। जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफाई करना होगा स्पेशल सर्टिफाई करना होगा आरओसी को कि हमने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया है और आप भी अपने रजिस्टर में चेंज कर लो। मतलब आरओसी को बता दो कि हमने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपना उद्देश्य चेंज कर लिया है। 30 दिन के अंदर बता देना जब से स्पेशल रेजोल्यूशन चेंज। सिंपल। Alteration to be registered. Alteration to be. No alteration made under this section shall have any effect until it has been registered in accordance with the provision of this section. Alteration to be registered. ये वाला पॉइंट आपको कह रहा है कि अगर आपने कोई अल्टरेशन करा और आपने उसको आरओसी को नहीं बताया तो वो अल्टरेशन माना नहीं जाएगा, वो इफेक्ट में नहीं आएगा। जब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा, जब तक आरओसी को ना बता दे। तो कह रहा है नो अल्टरेशन मेड, कोई भी अल्टरेशन आपने करा वो नहीं आएगा कहां पर, इफेक्ट में, एनी इफेक्ट, अंटिल, जब तक इट हैज बीन रजिस्टर्ड इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन मतलब जो भी सेक्शंस आपको बताए गए उस सेक्शन के तहत आपने आरओसी को ना बताया, वो अप्रूवल नहीं लिया हो, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन ना लिया हो, जो जो कंडीशन थी वो कंडीशन के तहत अगर आपने नहीं करा होगा तो जो भी आप अल्टरेशन कर रहे हो वो अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। मैंने अपना नाम चेंज करा, मैंने आरओसी को नहीं बताया, मैंने अप्रूवल नहीं ली, सेंटर को नाम चेंज कर दिया, तो ये नाम चेंज माना ही नहीं जाएगा। तो कोई भी अल्टरेशन इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक नहीं आएगा जब तक आपने इस सेक्शन के तहत, जो भी अल्टरेशन के सेक्शन है जितने, उसके तहत आपने अल्टरेशन ना करा हो। तो ये था हमारा 10वां पॉइंट। अगर आपने उसके कंडीशन को मानते हुए अल्टरेशन करा है तो फिर आपका अल्टरेशन इफेक्ट में आ जाएगा, अगर नहीं माना तो नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट कहता है ओनली मेंबर हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सिर्फ किसके पास अधिकार है, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एंड प्रॉफिट बचेगा जो बांटना ही है, डिवाइड ही करना है, ठीक है। ओनली मेंबर हैव राइट any alteration of a memorandum in case of a company limited by guarantee or not having a share capital intend to give any person a right to participate in a divisional profit of a company otherwise then as a member shall be void। क्या बोल दिया इसने, एनी अल्टरेशन, अगर कोई अल्टरेशन आप कर रहे हो मेमोरेंडम में, किस केस के अंदर, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसका अल्टरेशन अगर आप मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर रहे हो, intending to give any person a right to participate in a divisional profit, और मेमोरेंडम में इस तरीके से अल्टर कर रहे हो कि किसी पर्सन को आप अधिकार दे रहे हो डिविजनल प्रॉफिट में, राइट्स का अधिकार दे रहे हो। डिविजनल प्रॉफिट का अधिकार किसका है, सिर्फ मेंबर का है, और आप किसी और पर्सन को अधिकार दे रहे हो जो कि मेंबर नहीं है, तो वो वॉइड माना जाएगा, उसको मानेंगे ही नहीं। ये कह रहा है intend to give any person a right to participate in a divisional profit of a company otherwise that's as a member। मेंबर नहीं है वो, मेंबर के अलावा किसी और पर्सन को क्या बोल दिया, राइट दे दिया। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब अपने मेमोरेंडम में अल्टर कर रहा हूं, मेमोरेंडम में क्या कर रहा हूं मैं, चेंजेस कर रहा हूं। अब आप मेरी कंपनी के मेंबर नहीं हो, आपने मेरी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, पर आप मेरे बहुत जान पहचान के, तो मैंने क्या करा, अल्टर करके आपका पर्सन, आपको एज अ पर्सन मैंने रख दिया, आप मेंबर नहीं हो पर आपको एक अधिकार दे दिया कि आपका भी अब अधिकार होगा हमारे डिविजनल प्रॉफिट पर, तो ये वॉइड माना जाएगा। सिर्फ मेंबर का ही अधिकार होता है डिविजन, क्योंकि भाई उन्होंने पैसा लगाया, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जो खरीदते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो खरीदते हैं वही प्रॉफिट का शेयरिंग लेते हैं, वही डिविजनल प्रॉफिट का पार्ट होता है उनका ही, कोई और पर्सन को नहीं ला सकते, अल्टर करके भी ना। अगर आपने फिर भी अल्टर करके किसी और पर्सन को बैठाया और अधिकार दिलवाया डिविजनल प्रॉफिट में कि आपका भी अधिकार होगा इतनी परसेंट का, तो वो वॉइड माना जाएगा, हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहता है अल्टर। ये हो गया यहाँ पर पॉइंट खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा कितने पॉइंट बच गए हैं। एक का बच गया है रिस्ट्रिक्शन इन अल्टरेशन मेमोरेंडम। अब जब आप मेमोरेंडम अल्टरेशन करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शन है रूल के 29 की तरह। फिर आएगा अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 पॉइंट। अल्टरेशन टू बी नोटेड 3 पॉइंट। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टू बी मेंबर 4 पॉइंट। और सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट खत्म। मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये 5-6 टॉपिक जो है, छोटे छोटे टॉपिक वो खत्म हो जाएंगे। आज की क्लास में बड़े टॉपिक सारे खत्म हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक ऑथेंटिकेशन 1, 2, 3, 4, 5 और
6 टॉपिक, टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो भी 6 टॉपिक्स आधे 45 मिनट 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं, उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।